अब बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य की और टॉपिक है राजकोषीय घटनाक्रम। 31 मई 2022 को गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गरीब कल्याण सम्मेलन, ठीक है। तो यह शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ये इस सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया था? केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं तो वहां के लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन किया गया, ठीक है। पहले खादी उत्कृष्टता के का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसको निफ्ट नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट के आधार पर कौन सी रिपोर्ट जारी करी है? इसका नाम है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। कुल पंजीकृत जन्म 2020 में कितने हैं? 2.42 करोड़, ठीक है। कुल पंजीकृत मृत्यु 2020 में कितनी है? 82.2 लाख, जिसमें महिलाएं हैं 39.8% और पुरुष हैं 60.2%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत जन्म लड़के कितने हैं? इतना नंबर है, लड़कियों का इतना नंबर है, ठीक है। अभी भी लड़के ज्यादा है। वर्ष 2020 में विश्व के 145 देशों में कितने भारतीय बच्चों का जन्म हुआ? तो 145 देशों में कितने भारतीय बच्चों का जन्म हुआ है? तो लगभग 51,089 बच्चों का जन्म हुआ है। विदेश में किस देश में सर्वाधिक भारतीय बच्चों का जन्म हुआ है? विदेशों में सबसे ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात में बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। फिर है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट GBPS का आयोजन कहाँ किया गया था? सूरत में करा था, गुजरात में। इसे किसने आयोजित किया? सरदार धाम ने किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। इस शिखर सम्मेलन के पहले 2 संस्करणों का आयोजन वर्ष 2018 एवं 2020 में कहाँ किया गया? गांधीनगर में। GBPS 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात एवं भारत, ठीक। ये इसका क्या था? केंद्रीय विषय था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसने यह जारी किया है रिपोर्ट? इसको मॉर्निंग कंसल्ट नामक कोई इंस्टीट्यूट है उसने जारी किया है। नेक्स्ट है वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है? इस स्टेशन का उद्देश्य है पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 6.6% की गिरावट हुई है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं महाराष्ट्र के, फिर है गुजरात के और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक के। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 3,752 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? एशियाई विकास बैंक दे रहा है। इससे एकीकृत योजना समग्र शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय की किस पहल में मदद मिलेगी? यह है अनुकरणीय स्कूल पहल, एग्जाम्पलर स्कूल इनिशिएटिव को इससे हेल्प मिलेगी। अनुकरणीय स्कूल सबसे पहले स्थापित किए जाएंगे कहाँ कहाँ? असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में। आधार वर्ष के साथ मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया है किसने? नीति आयोग ने करा है। शीर्ष 3 गरीब राज्य कौन है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे 3 गरीब राज्य, ठीक है। बिहार सबसे नीचे है, उससे ऊपर है झारखंड और उससे ऊपर है उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार में 51.91% लोग गरीब हैं,
झारखंड में 42.16% लोग गरीब हैं और उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 37.79 मतलब मोटा मोटा 38% लोग गरीब हैं। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीबी कहाँ है? सबसे कम गरीबी है केरल में, इसके बाद है गोवा में और उसके बाद है सिक्किम में। वर्ष 2019 से 2021 के लिए सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH5 चरण द्वितीय के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो अभी 1020 महिलाएं। ठीक है, NFHS5 के तहत द्वितीय चरण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर कितनी रह गई है? तो ये 2.0 हो गई है। NFHS5 के अनुसार वह राज्य जिन्हें छोड़कर सभी चरण 2 राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 हासिल कर लिया है तो वह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश। NFHS को पहली बार कब जारी किया गया? तो इसको वर्ष 1992-93 में पहली बार लेके आए। NFHS के लिए नोडल एजेंसी क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS। आंध्र प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं आंध्र प्रदेश सरकार ने $250 मिलियन के कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया है 18 नवंबर 2021 को विश्व बैंक की सहायता से। ठीक सॉरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस अवधि के लिए महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट योजना को जारी करने की अनुमति प्रदान की है 24 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए। महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट इस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है। तो ये किसकी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये स्कीम है। रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाने वाला मंत्रालय कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया गया है 16 नवंबर 2021 को। भारत ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $6.1 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज सहजता पर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2021 लीड्स रिपोर्ट के किस संस्करण का जारी किया है? तो ये भी 8 नवंबर 2021 को तीसरा संस्करण आया था। लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है हरियाणा, नंबर 3 पे है पंजाब। लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष सुधारक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुधार आया। लीड्स रिपोर्ट 2021 में उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमालयी क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन है? क्रमशः जम्मू कश्मीर और सिक्किम और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? दिल्ली। लीड्स रिपोर्ट का पहला संस्करण जारी किया गया था वर्ष 2018 में। लीड्स सर्वेक्षण 2021 इस अवधि में आयोजित किया गया था मई 2021 से अगस्त 2021 तक के लिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के पुनर्गठन को PM नरेंद्र मोदी ने मंजूरी प्रदान करी। EAC-PM का गठन इतने वर्ष की अवधि के लिए किया है? तो ये 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय। श्रमिक मित्र योजना प्रारंभ करने वाला राज्य के हिसाब से प्रदेश कौन है? दिल्ली है। स्वैच्छिक सेवा हेतु लोगों के लिए समर्पण पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा। श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने हेतु विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, बैठने का अधिकार मजदूरों का। 17 नवंबर 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस फ्लो में वर्ष 2020 की तुलना में वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो यह 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। प्रेषक प्रवाह में क्षेत्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में रीजन में दर्ज की गई है? तो ये लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, जिसमें 21.6% की ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट है प्रेषण प्रवाह में रेमिटेंस में भारत को कुल कितने बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो 87 बिलियन डॉलर भारत को मिले हैं। 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की किन दो अभिनव पहलों का शुभारंभ किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना तथा रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, इन दोनों को लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को पहुंच बढ़ाना। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधारना। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की केंद्रीय विषय वस्तु किस पर आधारित है? एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर। नवंबर 2021 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश में वित्तीय समावेशन प्रैक्टिस के संदर्भ में आगे हो गया है? तो ये चीन से आगे हो गया है। नवंबर 2021 में जारी वित्तीय समावेशन मैट्रिक्स रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन जो वर्ष 2015 में 183 रुपए प्रति 1000 वयस्क था, बढ़कर 2020 में कितना हो गया? 13,615 रुपए प्रति 1000 वयस्क। वित्तीय समावेश मैट्रिक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक शाखाओं की संख्या जो वर्ष 2015 में 13.6 प्रति 1 लाख थी, बढ़कर 2020 में कितनी हो गई है? 40.7 प्रति लाख। जर्मनी, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका से भी आगे हो गए हैं। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2021 को बीटिंग द हीट सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज शीर्षक से एक रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था ने निकाली है? तो यूएनईपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये रिपोर्ट निकाली। क्या नाम है रिपोर्ट का? बीटिंग द हीट सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर द सिटीज। फिर है 31 अक्टूबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन में पारित रोम घोषणा पत्र में शामिल वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर को कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया किसी कंपटीशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, 15% कर दिया। ठीक है। यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार औसत वैश्विक तापमान एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर के संदर्भ में कौन सा वर्ष सर्वाधिक गर्म रहा है? तो वर्ष 2020 सबसे गर्म रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो, ठीक है, एल नीनो बारबोसा 2021 के अल्पकालिक गर्म प्रभाव की अनुपस्थिति के बावजूद तापमान 19वीं सदी के अंत के औसत से कितना अधिक हो गया है? लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस अभी भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट है उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार यदि विगत 140 वर्षों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो कौन कौन से वर्ष सर्वाधिक गर्म है? तो 2000 से 14 से लेकर 2020 ये 7 साल सबसे गर्म रहे। ठीक है, हर साल गर्म ही होता चला। अभी क्या डेट हो गई आज? आज डेट हो गई है 27 जून और यूपी में अभी तक मानसून नहीं आया। क्या है वो? सब बहुत ही दिक्कत होने वाली है आगे चल के फ्यूचर में। अक्टूबर 2021 में दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित रिपोर्ट शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी करी गई है? इसको विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.3% रही, जबकि वर्ष 2021-22 हेतु यह 8.3% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2022-23 के लिए बोला गया 7.5% और 23-24 के लिए बोला गया है 6.5%। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में किस संस्था ने गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज का ढांचा फ्रेमवर्क तैयार करने की मंजूरी दी है? तो ऐसे भी नहीं करी है। 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन खंड 1 एवं 2 को किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? उसको नीति आयोग के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी की अवधि कब से कब तक के लिए? इसको वर्ष 2022 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए लाया जा रहा है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के तहत 4 वर्ष 2022 से 2025 तक की अवधि में कुल कितने मुद्रीकरण क्षमता की राशि अनुमानित है? 6 लाख करोड़ रुपए की। अनुमानित मूल के अनुसार कुल पाइपलाइन मूल में शीर्ष 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सड़कें जिसमें 27%, रेलवे 25%, बिजली 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8.0% और दूरसंचार के लिए 6%। अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो हर कॉम्पिटिशन में इससे पूछा जाएगा।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 का पेश किया गया 1 फरवरी 2022 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान की राशि कितनी है? तो इतनी राशि का बजट था, आप पढ़ लीजिए क्या है। बजट वर्ष 2022-23 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितना है? तो राजस्व प्राप्ति हुई है 55.88% और पूंजीगत प्राप्ति हुई है 44.12% की। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा कितना है? तो राजस्व पे 80.98 है और पूंजी पर है 19.02%, 19.02%। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो 9,90,241 करोड़ रुपए इतना घाटा, राजस्व घाटा अनुमानित है। ठीक है, वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा जो ऊपर वैल्यू दे रखी है इतना 9,90,241 करोड़ रुपए। जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह जीडीपी का 3.8% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 के बजट में मेरे ख्याल से इतने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह है 6.4% अनुमानित है। ठीक है, फिर है वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा इतने रुपए अनुमानित है, जो इसी वर्ष के अनुमानित जीडीपी का कितने प्रतिशत है? तो हमें परसेंटेज याद करना, डेटा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारा 21-22 का जो संशोधित अनुमान आया है उसमें राजकोषीय घाटा लगभग 6.9% था जीडीपी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा। वैल्यू नंबर याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज याद करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन में। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल कर राजस्व कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो इतने करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 27.58 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितना है? प्रत्यक्ष कर है 51.49% और अप्रत्यक्ष कर है 48.51%। ठीक है, बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित है? क्रमशः 5.5% और 5.2%। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में करों के योगदान में क्रम क्या रहा? सबसे ज्यादा पैसा करों के योगदान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कर आया आपको वस्तु एवं सेवा कर से, फिर निगम कर, फिर आय कर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क। एक टाइम होता था जब निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा मिलता था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बहुत कम कर दिया इस उम्मीद में कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो जॉब देगा। वो जॉब नहीं देगा, वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, ये रियलिटी। बजटीय विवरण 2022-23 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का हिस्सा कितने प्रतिशत है? कर राजस्व का हिस्सा है 87.77% और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा है 12.23%। बजट 2022-23 में कुल 3,55,638.31 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है। यह सकल व्यय का कितने प्रतिशत है? तो लगभग जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 9.02% है। तो वर्ष 2022-23 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद मद में कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा जो खाद है ना, पीडब्ल्यूएस वगैरह, पीडब्ल्यूएस बोलो, पीडीएस में एक तरीके से खाद मद यही हुआ, हमारा 58.16% इसमें जाता है। मदवार सब्सिडी में खाद सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाला कौन है? पहले सबसे ज्यादा खाद में है 58.16, उसके बाद है यूरिया सब्सिडी 17.78%, इसके बाद है पोषण आधारित सब्सिडी जो कि है 11.81%। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान 20% के बाद सर्वाधिक व्यय किस मद में अनुमानित है? वो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना? 17% जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार ब्याज भुगतान इतने करोड़ जीडीपी के संदर्भ में कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? लगभग 3.65% है। ठीक है, जो भी हमारा बजट अनुसार है, जो ब्याज भुगतान है वो जीडीपी का कितना है? लगभग 3.65% है।
बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्से वाली शीर्ष चार मदें कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा कहाँ से पैसा मिला है? वो है उधार एवं अन्य देयताएं से हमें 35% मिल रहा है गवर्नमेंट को, जीएसटी से 16% मिल रहा है, निगम कर से 15% मिल रहा है और आय कर से 15% मिल रहा है। देश अमृत महोत्सव मनाते हुए किस काल में प्रवेश कर चुका है? अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में देश भारत @75 पर है। 25 वर्ष बाद भारत कहाँ होगा? @100 पे होगा। ठीक है, तो अजीब से क्वेश्चन बनाया इन्होंने। भारत @100 दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किस अवसर पर किया गया है? यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को किया गया था। बजट अनुमान 2022-23 में वर्ष 2021-22 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 9.2% अनुमानित है। बजट अनुमान 2022-23 में अमृतकाल हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है? सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास। ठीक है। दूसरा है प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन। तीसरी है निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सदचक्र मतलब वर्चुअस साइकिल। ये तीन हमारे लक्ष्य थे अमृतकाल के। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई। क्या क्या है ये? पीएम गति शक्ति पहली प्राथमिकता है। दूसरी है समावेशी विकास। ठीक है। तीसरी है उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति तथा जलवायु परक कार्य। और चौथी है निवेश का वित्त पोषण। वर्ष 2022-23 के अनुसार पीएम गति क्या है? आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति। पीएम गति शक्ति का संचालन 7 ईंधनों के, ठीक है, 7 इंजनों के माध्यम से होता है। ये 7 इंजन कौन कौन है? सड़क, रेल, एयरपोर्ट, 3 तो ये हो गए, पट्टन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना। कुल मिला के हमारे हो गए 8। नेक्स्ट है सॉरी 7 हो गए। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े जाएंगे? तो 22-23 के लिए 25,000 किलोमीटर राजमार्ग जोड़ा जाएगा। ठीक है। वर्ष 2022-23 में पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? तो ये 4 स्थान पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल में। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा? तो 2000 किलोमीटर जो हमारा रेल नेटवर्क है इसको हम कवच के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। कवच क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है ट्रेन का। यदि आपस में बहुत क्लोज आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनमें ब्रेक लग जाता है। ठीक है, टकराएंगे नहीं वो। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे वर्ड ये वाला फोकस देने वाला है अगले 3 वर्ष में। बजट तो अभी 22-23 ही है, लेकिन अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियां जो बनाई जाएंगी? 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां इसमें जोड़ी जा रही। नेक्स्ट है अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाएं हेतु कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 100 तैयार किए जाएंगे। स्थानीय कारोबार तथा आपूर्ति श्रृंखला की सहायता हेतु किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? एक स्थान पर एक उत्पाद की अवधारणा को। किस प्रणाली के तहत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा? ट्रिपल पी मॉडल के तहत चलाया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? लगभग 5 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना को कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा? 44,605 करोड़ रुपए इतना पैसा दिया जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। ठीक है, और कुछ कह नहीं सकते। देखो केन नदी ऐसी है जो अपना रास्ता बदलती है। ठीक है, जैसे मैं बांदा का हूँ तो बांदा में केन नदी निकलती है। ठीक, हमारे गांव में पहले बाढ़ आती थी, अब नहीं आती। क्यों? केन ने अपना रास्ता ही बदल दिया है। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। ये मतलब जो रिवर लिंकिंग परियोजना है पेपर पे तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में बहुत कुछ डैमेज होगा इसको बनाने में, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही इसके गारंटी के दायरे में 50,000 करोड़ रुपए से
बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है, इसको 5 लाख करोड़ रुपए तक आगे बढ़ाया गया। बजट 2022-23 के अनुसार 5 वर्षों में रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम को कितने करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया गया, तो 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से रैम्प प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एमएसएमई के लिए। ठीक है। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक पहुंचाना है, तो इसको 200 टीवी चैनल और अभी 12 है, इसको 200 टीवी चैनल तक लेके जाया जाएगा, ऐसा इसमें अनाउंसमेंट किया गया। बजट अनुमान 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को आच्छादित करने हेतु हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 60,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो लगभग 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको बोला जा रहा है पीएम डिवाइन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए, पीएम डिवाइन योजना के लिए। ये किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्थापना की जाएगी, तो 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट्स स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा। ठीक, हमारा बजट कंप्लीट हो गया, जितना मेन पॉइंट थे वो पढ़ लिए हमने। अब बात कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई 31 जनवरी 2022 को। ठीक है, बजट से एक दिन पहले। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या था, एजाइल अप्रोच। ठीक है, त्वरित दृष्टिकोण। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर में 7.3% की गिरावट दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर अनुमानित है कितनी, 9.2% की। कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र रहा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह अनुमानित है 3.9%। कोविड महामारी में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा कौन सा हमारा, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। वर्ष 2020-21 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 8.2%। वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी, -7% रही, जबकि 21-22 में यह कितनी अनुमानित है, यह 11.8% पॉजिटिव में यह अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है कितनी, 8 से 8.5%। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन रहा है अधिशेष की स्थिति में। 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2021 तक का डेटा है, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक है, और साथ ही यह था 13.2 महीने के आयात के बराबर। नेक्स्ट है स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में जीबीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, क्रमशः 2020-21 के लिए था -6.2%, लेकिन 2021-22 के लिए ये रहा है 8.6%। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः कितना रहा है, देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए है 20.2%, उद्योग के लिए है 25.9%, और जो हमारी सर्विसेज के लिए है वो है 53.9%। ठीक है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए कितना बोला जा रहा है, यही सब डेटा कृषि के लिए बोला जा रहा है 18.8% की ग्रोथ करेगा, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो 28.2%, और जो हमारी सर्विस सेक्टर है वो 53% के हिसाब से ग्रोथ करेगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं करेगा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इतना। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत की स्थिति कौन सी है, चौथी है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है चीन, फिर है जापान, फिर है स्विट्जरलैंड। वर्ष 2020 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, केवल 4.1% थी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया। वर्ष 2021-22 में 14,000
नए स्टार्टअप के साथ भारत बना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट था, न्यूज़पेपर में खूब छप छप के आया था इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग की। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में कब प्रस्तुत की गई? 1 फरवरी 2021 को। अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के? एन के सिंह है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 27 नवंबर 2017 को। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये यूपी पीसीएस में बहुत बार आया है। अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। 15वें वित्त आयोग द्वारा दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट किस वर्ष के लिए है? प्रथम रिपोर्ट है वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु, और दूसरी रिपोर्ट है 21-22 से 2025-26 की अवधि के लिए। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों का जो वर्तमान में 42% है की तुलना में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितनी परसेंट कर दी गई है? तो 41% कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन को दर्शाने हेतु प्रथम पृष्ठ पर किसके चित्र को दर्शाया है? तराजू का। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021 से 2026 तक निर्धारित मानदंड यथा आय का अंतर, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या 2011 हेतु निर्धारित हिस्सा कितने प्रतिशत रखा गया है? तो आय का अंतर इसमें 45% इसका हिस्सा था, क्षेत्रफल में 15% हिस्सा था, और जनसंख्या को 15% हिस्सा दिया गया है। जनसंख्या कौन सी काउंट हुई है? इस बार 2011 वाली जनसंख्या काउंट करी गई थी इसमें। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021 से 2026 हेतु निर्धारित मानदंड यथा जनसांख्यिकी प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी तथा कर और राजकोषीय प्रयास हेतु कितने प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है? तो देखिए, वन और पारिस्थितिकी के लिए 15.5%, कर और राजकोषीय प्रयास के लिए 10%, सॉरी जैसे जनसांख्यिकी प्रदर्शन के लिए 12.5%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%, कर और राजकोषीय प्रयास के लिए 2.5% का इसमें उनको वेटेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 2026 हेतु राजस्व घाटा अनुदान एवं स्थायी सरकार के अनुदान हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो राजस्व घाटा अनुदान इसके लिए दिया गया है इतने करोड़ रुपए, और स्थानीय सरकारों के अनुदान के लिए इतना पैसा दिया गया है। ठीक है, नंबर है, याद नहीं करने की जरूरत है, नहीं पूछा जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 2026 हेतु शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु अनुदान के रूप में कितनी राशि दी है? तो आप देख लीजिए, इतनी राशि दी गई है, याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए, हो गया। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु स्थानीय निकायों के लिए कितना 90,000 करोड़ रुपए अनुदानित है, जिसमें से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय हेतु कितना राशि आवंटित है? तो देखिए, ग्रामीण के लिए हम दे रहे हैं 67.5% और शहरी के लिए दे रहे हैं 32.5%। ठीक है, ग्रामीण में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो पहले वहीं पे ज्यादा देंगे। ठीक, तो पैसे के हिसाब से 60,750 करोड़ रुपए दिया जा रहा है ग्रामीण के लिए, और 29,250 करोड़ रुपए दिया जा रहा है शहरी निकायों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2021 से 2026 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों विभाज्य पूल में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निकाय हेतु 9,752 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानित राशि जो कि कितना है 60,750 करोड़ रुपए का कितना प्रतिशत है? लगभग 16.05% है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो लगभग 4,695 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत राज्यों को आंतरिक हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया है, जबकि इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है? वो है बिहार। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, FDIs। ठीक है, मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक निवेशकर्ता शीर्ष 4 देश कौन है? तो सबसे ज्यादा किसने करा है? सिंगापुर, फिर USA, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड।
अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संचयी प्रवाह की बात की जाए तो अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के मध्य सर्वाधिक निवेशकर्ता शीर्ष 5 देश कौन है? सबसे ज्यादा निवेश किया है मॉरिशस ने, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद यूएसए, इसके बाद है नीदरलैंड और लास्ट में 5वें नंबर पे है जापान। ठीक है, मॉरिशस ने सबसे ज्यादा पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट किया है इंडिया में। ठीक है, सब यहीं से सब होता है खेल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह हेतु सर्वाधिक आकर्षित शीर्ष 4 क्षेत्र कौन से हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा ट्रेडिंग। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संचयी प्रवाह की बात की जाए तो अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह हेतु सर्वाधिक आकर्षक शीर्ष 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो सेवा क्षेत्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, दूर संचार, ट्रेडिंग तथा ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो यह है कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर चौथे नंबर पर तमिलनाडु। संचयी प्रवाह के अनुसार वर्ष अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 तक सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह वाले शीर्ष 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा पैसा आया है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर दिल्ली। नेक्स्ट है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज या रिपोर्ट। हाल ही में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन ESG संबंधित मामलों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवनीत मुनोत को चुना गया है। इस समिति का गठन किसने किया है? सेबी ने किया। कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो इसका नाम है ओपन। ओपन क्या है? एक ये नियो बैंकिंग स्टार्टअप है जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, यूनिकॉर्न की क्या क्राइटेरिया होता है? जब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन US डॉलर हो जाता है तो आपकी कंपनी यूनिकॉर्न कहलाई जाती है। ठीक है, यह किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु की कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस मुद्रा है, इनको BSE ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 4 मई 2022 को RBI द्वारा जारी घोषित मौद्रिक नीति में रेपो रेट तथा स्थिर रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? रेपो रेट हो गई हमारी 4.40 और स्थिर रिवर्स रेपो रेट हो गई हमारी 3.35। मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर को कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो इसको 4.65% दोनों के लिए निर्धारित किया गया। मौद्रिक नीति में CRR तथा SLR कितने प्रतिशत बनाए रखे गए हैं? CRR हो चुका है हमारा 4.50 और SLR है 18%। 4 मई 2022 को घोषित मौद्रिक नीति के तहत पहली बार परिचालन में आया स्थायी जमा सुविधा दर SDFR कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4.15%। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने क्रिप्टो समर्थित, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी को उसमें एक तरीके से इसमें जो भी बैंकिंग है वो सब की जा सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितना कर दिया गया है? तो इसकी क्रेडिट रेटिंग कर दी गई है C। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया? तो ये अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने किया है। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग के द्वारा कब से कब तक किया गया है? इसको 7 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए किया गया है। क्रिसिल CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो यह 7.8% तक के लिए बढ़ने की उम्मीद है। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म
स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है किसने? एचडीएफसी बैंक एवं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी आईएफएससीए ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष आईपीईएफ पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किया है। इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? गुरु मूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में हुआ है इस समिति का पुनर्गठन। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? एयरटेल बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा एक नया विभाग बनाया है? फिनटेक विभाग बनाया है। फिनटेक विभाग का प्रमुख किसको बनाया गया है? अभी के लिए अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक है, इसको दी गई है। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करी है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनपीसीआई ने करी है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को किसने अनिवार्य किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI क्या है? 20 अंक की संख्या होता है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI हेतु पात्रता क्या है? 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी की सीमा पार सौदे हेतु। किस बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह है एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो यह है आरबीएल बैंक। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क किसके लिए जारी किया गया है? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए जारी किया गया है। यह फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? इसको आरबीआई ने किया है। यह फ्रेमवर्क किस पर लागू होंगे? जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी पर, मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तर पर जमा स्वीकार न करने वाली सभी एनबीएफसी पर होगा लागू। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को भी इन्होंने अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पुनर्नवीकृत पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये एचडीएफसी इंडिया ने लॉन्च किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के समर्थन के लिए गूगल इंडिया के साथ भागीदारी किस बैंक ने करी है? तो यह सिडबी ने करी है। वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू करने वाला कौन सा बैंक है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने वाला बैंक कौन है? तो यह है बंधन बैंक। किस संस्था ने स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स केंद्रीय विषय के साथ अपने पहले वैश्विक हैकाथॉन हर्विंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित करने की घोषणा करी? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा है। केंद्र ने मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले लोगों के लिए किस भुगतान पद्धति को निरस्त करने का फैसला लिया है? जाति आधारित। 10 से 13 नवंबर 2021 को वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा सम्मेलन कॉन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। प्रबल नामक आईटी सक्षम भुगतान प्रणाली किसके विकसित करी है? ये रक्षा लेखा विभाग ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है, वह संस्था जिसने गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह है सेबी। किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक को बाहर कर दिया है। किस बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑल इन वन
स्काइपिंग मशीन, ठीक है। वाइज पोस्ट गो लॉन्च किया है, ये है कर्नाटक बैंक ने। 9 नवंबर 2021 को पहला वैश्विक हैकाथॉन, ठीक है, हरविंगर 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, अभी हम नीचे ही देख रहे थे, आरबीआई ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पहला वैश्विक हैकाथॉन HARBINGER का थीम क्या था, स्मार्ट डिजिटल भुगतान। आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात एक लघु वित्तीय बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन प्रारंभ किया है किसने, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। किस बैंक ने संपूर्ण भारत में माइक्रो एटीएम लाइसेंस करने की घोषणा करी है, तो कोटक महिंद्रा ने। अक्टूबर 2021 में ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत किस बैंक ने 6S अभियान प्रारंभ किया है, तो यह पंजाब नेशनल बैंक ने करा है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रारंभ 6S अभियान में 6S क्या है, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प एवं स्वागत। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने हेतु वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत किस बैंक के द्वारा करी गई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करी गई है। उपरोक्त सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक कितना है, 53.9% है, 53.9 है। और मार्च 2017 में ये कितना था, 43.4% था। वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचकों को 0 से 100 के मध्य अंक प्रदान करता है। यहाँ 100 और 100 का मतलब क्या है, देखिए जो 0 है उसका मतलब है पूर्ण वित्तीय अपवर्जन, और पूर्ण वित्तीय समावेशन का मतलब है 100 पॉइंट, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक हेतु अलग अलग भारांक के 3 व्यापक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मापदंड क्या है, एक्सेस इसको 35% दिया है वेटेज, यूजेज 45% और क्वालिटी गुणवत्ता इसको दिया गया 20% का वेटेज। कौन सा नगर निगम है जिसने देश का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो ये है गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। खाद्यान्न उत्पादन में तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 314.51 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में से कितने मिलियन टन अधिक है, तो 3.77 मिलियन टन अधिक अन्न उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 129.66 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 116.43 मिलियन टन की तुलना में अधिक, लगभग 13.23 मिलियन टन ज्यादा, ठीक है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गेहूं उत्पादन कितने मिलियन टन था, तो 106.41 मिलियन टन था। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन कितना है, तो ये लगभग है 27.75 मिलियन टन। गन्ने का उत्पादन 430.50 मिलियन टन। गेहूं आपूर्ति के रूप में मान्यता प्रदान करी है अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान करी है, मिस्र ने, ठीक है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जीवा। ये क्वेश्चन हो सकता है लेखपाल में पूछा जाए, ठीक है। एक तो नाबार्ड का है और कृषि से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जीवा की करी है। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है, तो यह वाटरशेड कार्यक्रम है। बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन है, ये 333.3 मिलियन टन था। देश में फलों का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है, तो ये 102.9 मिलियन टन था। सब्जियों का उत्पादन लगभग 199.9 मिलियन टन था। तमिलनाडु के किस उत्पाद को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये कन्याकुमारी लौंग है, इसको अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। पालघर महाराष्ट्र में उत्पादित किस चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो कोलम, बड़ा कोलम चावल है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा सफेद होता है, बड़ा फेमस है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है अक्टूबर में। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है, तो बाजरे के निर्यात में हम 5वें नंबर पर हैं।
वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत से बाजरे का सीड्स आयातक कौन है? सबसे ज्यादा बाजरा हमसे लेता है नेपाल। यह आंकड़ा किसके द्वारा निकाला गया है, किसने पब्लिश करा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया? इसको 2025-26 तक के लिए दिया गया है, ठीक है। मार्च 2026 तक चलेगी। यह किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख योजना है। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? तो यह इंडसइंड बैंक ने। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है? तो यह है द प्राइम टेक ने ये लॉकर दिया है। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX अवार्ड जीता है? तो ये HDFC बैंक ने जीता है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में किया गया। केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक के लिए। यह आदेश कब जारी किया गया था? 23 सितंबर 2021 को। सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में इन्होंने संशोधन किया है। इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? अनुसूची 9 सोया मील को भी जोड़ा गया है। कौन सा बैंक है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक है। गुजरात के आनंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया था? यह दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है, किस विभाग ने लॉन्च किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से इसको लॉन्च किया था। प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए। PMKSY का शुभारंभ कब हुआ? 2015 में। स्पाइस सेट स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसने किया है? यह है सॉरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने करा है। किस राज्य की मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार का है ये। हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? यह असम से है। किस राज्य ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2021 द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो ये खाद्य और कृषि संगठन FAO ने इसको जारी किया है। हाल ही में WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रिविलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? यही पर किया है WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रिविलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से लेकर 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या 2015 के 1.32% से घटकर 2020 में कितनी हो गई है? 1.30 बिलियन हो गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2025 तक कितनी हो जाएगी? तो थोड़ा घट रहा है, 1.27 बिलियन हो जाएगी, या जो खा रहे वो मर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में तंबाकू सेवन करने वाले कुल वैश्विक आबादी 22.3 में पुरुष एवं महिलाओं की भागीदारी कितनी है? पुरुष हैं 36.7% और महिलाएं हैं 7.8%। वर्तमान में भारत में तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर GST दर कितना लगता है? 28% लगता है। भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेशन LINAC NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर LIFIC का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। वाराणसी दुग्ध संघ का प्रबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किसने समझौता किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊतक संस्कृति आधारित बीज आलू नियम 2021 मतलब सीड पोटैटो रूल्स 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो यह पंजाब है। किस मंत्रालय ने स्मार्ट पोषण गांव, ठीक है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल प्रारंभ की है? तो यह किसी और किसान
कल्याण मंत्रालय ने करा है। एपीडा ने साइट्रस नींबू बर्गी या इसके मूल वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये ICSR केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान के साथ किया है। GI टैग प्रमाणित कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु से संबंधित है। हृदय रोग के खतरे को कम करने वाली सरसों की नवीन किस्म को किस संस्थान ने विकसित किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित सरसों की नवीन किस्म का नाम क्या है? इसका नाम है पूसा मस्टर्ड 0033। नेक्स्ट है GI टैग से किस राजस्थानी मेहंदी को प्रमाणित किया गया? इसका नाम है सोजत मेहंदी। GI टैग प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का प्रथम पेय कौन सा है? यह है जुडीमा राइस वाइन, ठीक है, यह असम की है। 8 सितंबर 2021 को जारी रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है? तो 2015 रुपए प्रति क्विंटल ये गेहूं का MSP निर्धारित किया गया है। किस फसल हेतु सर्वाधिक मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है? मसूर एवं सरसों। रेप सीड प्रतीक में 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के लिए। 9 जून 2021 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 के अनुसार 2021-22 में धान सामान एवं धान ग्रेड A के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया था? यह है 940 रुपए और धान सामान्य के लिए, और धान ग्रेड A के लिए दिया गया है 1960 रुपए। सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किस फसल के संदर्भ में दर्ज की गई थी? तिल में, ठीक है। 452 रुपए प्रति क्विंटल इसमें इंक्रीमेंट हुआ है तिल में, ठीक है। अब बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की। 100 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मई 2022 का करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार व्हीकल मार्केट बन गया है? तो जर्मनी को पीछे करके। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? चीन, फिर है अमेरिका सेकंड पे, और नंबर 3 पे है जापान, ठीक है। नंबर 4 पे है भारत, अब नंबर 5 पे हो गया जर्मनी। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइंस केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी? तो यह है एलायंस एयर। एलायंस एयर का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? वो एडवर्टाइजमेंट आता है हर जगह, टाटा न्यू नाम है। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन है? तो ये है डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान स्टार्ट करा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट करा है। वर्ष 2021, ठीक है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है कौन? अमेरिका। वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो यह ब्राजील का है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो ये 40 अरबपति बने हैं। भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले 50 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी दक्षिण कोरिया के साथ यह है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? भारत सरकार ने। इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई है? इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मंजूरी दी गई है। इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? तो इससे 7 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? तो 450 गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन, ठीक है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन था? चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची ऑन टाइम प्रदर्शन में किस स्थान पर है? 8वें नंबर पर है। यह सूची किसके द्वारा जारी की गई है? सीरियम CIRIUM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो यह एप्पल है।
अमेरिका ने किन देशों को EGOA व्यापार वरीयता कार्यक्रम ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है? तो यह है इथियोपिया, माली और गिनी। किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला दर्पण है तो कोयला मंत्रालय करेगा। कोयला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। पैनेक्स PANEX 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। किसने किया? फिक्की ने किया। भारत में कुल पंजीकृत EV इलेक्ट्रिक व्हीकल में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है पंजीकरण के मामले में। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष स्थान पर कौन है? यूपी के बाद है दिल्ली, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? यह है गुजरात है। किसने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैथकॉन लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है? यह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इसको करा है। टाटा मोटर्स ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला किसने रखी? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस SEEPZ मुंबई, महाराष्ट्र में। SEEPZ क्या है? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ है। नेक्स्ट है, इसका पूर्ण रूप क्या है? सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। द इंडस एंटरप्रेन्योर TIE द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया है। उत्तर प्रदेश के पहले चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उद्यमिता केंद्र मेडटेक, ठीक है, मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको SGPGI लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। मेडटेक क्या है? चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। 4667 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ किसने समझौता किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने साझा किया था। वर्ष 2020-21 के दौरान अमेरिका और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत के लिए चिकित्सा उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यह है चीन। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संख्या कितनी है? 2 है। देश में रक्षा औद्योगिक गलियारे कहाँ कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना में शामिल संयोजक नोड्स कौन कौन से हैं? आगरा, झांसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, कुल मिला के 6। ठीक है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के साथ CII द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये फ्यूचर टेक 2021। फ्यूचर टेक 2021 का केंद्रीय विषय थीम क्या है? ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एस्कॉम ASSOCHAM मुंबई द्वारा किस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घोषित किया है? कर्नाटक विकास ग्रामीण KBG बैंक को। 13 नवंबर 2021 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पहली रक्षा निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC लखनऊ में करा गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलौना उत्पादन के लिए विशेष केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसको बुधनी सीहोर जिले में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित बुधनी किस लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी और लाख से बने खिलौनों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 0% कर दिया गया है। किसी महिला द्वारा संचालित पहला यूनिकॉर्न कौन सा है जिसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया है? नायका। स्टैम्प बड़ी क्राइसिस में नायका। भारत की किस प्रथम 2 पहिया तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC में शामिल किया गया है? TVS मोटर्स को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 की धारा
2 के तहत किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है? श्रीनगर को। श्रीनगर और शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन कब किया गया? 25 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर हवाई अड्डे को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से। भारत सरकार द्वारा $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात किस वर्ष तक को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? असम है। 5 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन सा है? लावा इंटरनेशनल। लावा द्वारा विकसित 5G स्मार्टफोन के ब्रांड का नाम क्या है? अग्नि। लावा द्वारा 5G स्मार्टफोन को कहाँ पर विकसित किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। ग्राहकों के लिए स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी यूफिल किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु का उत्पाद जिसे हाल ही में GI टैग प्रमाणित किया गया वह है कन्याकुमारी लौंग। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया नया प्लेटफॉर्म है कौन सा? महिला उद्यमी प्लेटफॉर्म। नीति आयोग तथा महिला उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया पुरस्कार क्या है? वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड WTI। आगे बढ़ते हैं। पालघर महाराष्ट्र में उत्पादित चावल जिसे GI टैग प्रदान किया गया है तो यह कोलम चावल, पहले भी मेरे ख्याल से आ चुका है, रिपीट हो रहा है। वह शहर जहां पर HPCL ने अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है तो यह मुंबई में खोला है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रभावी रूप से बंद किया गया संगठन है भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन। 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 16 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड टेक समिट 2021 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। फूड टेक समिट 2021 का आयोजन किसके तहत किया गया है? इसको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण तथा औपचारिकीकरण, ठीक है, PMFME योजना के तहत इसका किया गया उद्घाटन। प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना किस योजना के तहत प्रारंभ की गई है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अक्टूबर 2021 में GI टैग प्रमाणित कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग वस्त्र पर और कला कुरिची लकड़ी की नक्काशी किस देश से संबंधित है? या तमिलनाडु से, मेरे ख्याल से ये भी रिपीट हो रहा है। भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत किस बंदरगाह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? VO चिदम्बनार बंदरगाह तमिलनाडु पर। 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक, ठीक है, इसका नाम है नेट्रैक्स NATRAX का उद्घाटन के शहर में किया गया है तो इसको इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इंदौर में बने हाई स्पीड ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। हाल ही में प्रभावी ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट मतलब फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 किसके द्वारा जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में वर्ष 2023 हेतु भारत की GDP वृद्धि विकास अनुमान को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया? 7.6% कर दिया गया है। किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा करी है? तो संयुक्त अरब अमीरात है जो संघीय कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीके से स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 26% की कमी आई है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? इसको NSE इंडाइसेस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसको दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड 22 से 26 मई 2022 में इसको आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? हिस्ट्री एट द टर्निंग पॉइंट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज।
किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम WEF दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो यह भारत है। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल। नेक्स्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितनी अनुमानित है? 207 मिलियन। वर्ष 2019 में 186 मिलियन थी। वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? 5.9%। वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी पर कितनी अनुमानित है? यह है 59.3%। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को रखा गया है निम्न मध्यम आय वाले देश में। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के द्वारा। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 5.5%। वैश्विक विकास दर के वर्ष 2022 और 2023 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4% और 3.5%। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई थी? तो 9.0% आकलित की गई थी। भारत की विकास दर के वर्ष 2022 और 2023 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2022 के लिए बोला गया है 6.7 और 2023 के लिए बोला गया है 6.1। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे। इस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह है IHS मार्केट, ठीक है। यह उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? तो यह जापान को पीछे छोड़कर हासिल करेगा भारत। वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो अभी हम 6ठे नंबर पर है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण है? तो ये 17वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो यह है चीन। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता देश कौन से हैं? अमेरिका एवं ब्राजील। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जारी विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जनवरी 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जनवरी 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? 8.3% अनुमानित है। जबकि अगले 2 वर्ष 2022-2023 के लिए इसमें कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहेगा 8.7 2022 और 2023 के लिए बोला गया है 6.8। MP PSET 2021 अभी कुछ दिनों पहले पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो 2019 में 4% और 2020 में -7.3% था। उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.5 अनुमानित है, ठीक है। वर्ष 2022-2023 के लिए कितना बोला गया है? 2022 के लिए बोला गया 4.1%, 2023 के बोला गया 3.2%। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा विश्व में प्रणालीगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण बैंक मतलब मोस्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में किसे चुना है? JP मॉर्गन को। वह कंपनी जो देश की 41वीं, ठीक है, 41st यूनिकॉर्न बन गई है। यह है स्लाइस क्या है? एक फिनटेक स्टार्टअप है। वह देश जिसके साथ भारत ने 4 वर्ष बाद व्यापार नीति मंच मतलब ट्रेड पॉलिसी फोरम मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है अमेरिका। वह भारतीय ऐप जिसने अमेरिकी कंपनी एप्लीट्यूड्स की रिपोर्ट के अनुसार 5 नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोडक्ट फॉर APAC मतलब एशिया पैसिफिक मतलब APAC दक्षिण पैसिफिक की सूची में जगह बनाई है। तो ये कू ऐप है, इनका कहना है कि ये मतलब आगे चल के 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको शामिल किया है। इन्होंने एक तरीके से हाईलाइट किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में वित्त पोषण के लिए नीति आयोग के साथ $300 मिलियन का फर्स्ट लास्ट रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने वाला संस्थान कौन है? तो विश्व बैंक है। वह देश जिसने विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये अफगानिस्तान है।
ब्रिक वर्क्स रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान किया है 10 से 10.5%। वह देश जिसने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है वह है चीन। वह देश जिसने आगे बनने वाली सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा करी तो यह इंग्लैंड है। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है तो भारत। ठीक है, अभी क्राइसिस इनकी सॉल्व नहीं हो पा रही है। यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ है तो ये भारत के निर्यात आयात बैंक, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जिम बैंक बोलते हैं, और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। समझौते की राशि कितनी है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है तो मिस्र भी अब जुड़ चुका है एनडीबी से। सितंबर 2021 में किन देशों को एनडीबी का सदस्य बनाया गया था तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मिस्र चौथा राज्य देश हो गया जो इससे जुड़ा है। जो मेन मेंबर्स के अलावा किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है तो म्यांमार ने दी है। किस संस्था ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए 93 बिलियन यूएस डॉलर के पैकेज की घोषणा करी है तो विश्व बैंक ने करी है। 23वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया ह्यूस्टन अमेरिका में। डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी करी है तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। बेहतर उत्पादन हेतु मशीन लर्निंग तकनीक शुरू करने और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से किसान स्टोर ऑनलाइन मंच का लॉन्च किया है किसने? अमेजन इंडिया के द्वारा। नवंबर 2021 में वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की कारबल सहभागिता को बढ़ाना। नवंबर 2021 में विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर नॉन प्रॉफिट सिटी के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के द्वारा। विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान गैर लाभकारी शहर। सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन द्वारा घोषित विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर किस रूप में होगा? शिक्षा एवं दान हेतु एक केंद्र के रूप में होगा। 28 अक्टूबर 2021 को जारी एडलविग हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 के अनुसार देश के 100 दानदाताओं की सूची में शीर्ष 3 दानदाता परोपकारी कौन है? अजीम प्रेमजी, शिव नाडर एवं परिवार तथा मुकेश अंबानी। ठीक है, ये बैंक से लोन नहीं वापस करेंगे लेकिन यहाँ पे अपनी पूरी वो दिखाते हैं लोग। 13 अक्टूबर 2021 को एशियाई विकास बैंक द्वारा विकासशील सदस्य देशों हेतु वर्ष 2019 से 2030 तक के लिए जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2022-2030 में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो IMF के हिसाब से 2022 के लिए बोला गया 8.2 और 2023 के लिए बोला गया है 6.9। इसको भी अभी कम कर दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 में कितनी थी? 8.9%। फिर है अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी RECAI का पूर्ण रूप क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत 30वें नंबर पर है। ठीक है, अच्छी रैंकिंग है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। 58वें 58वें RECAI में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? अमेरिका ही रहेगा। अक्टूबर 2021 में जारी शिपिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक व्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है? 8.3%। शिपिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी करी गई है। प्रमुख रिपोर्ट्स वैश्विक सूचकांक। ठीक है, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में
भारतीय कंपनियों में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस ही होगा भाई, समग्र रूप से 54वें नंबर पे था। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची 2022 में प्रथम स्थान पर कौन है? वर्कशायर हैथवे अमेरिका की कंपनी है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स, हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? मेसी है 130 मिलियन डॉलर के साथ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने करी है? एलन मस्क ने। 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की बात हो रही है अभी तक, लेकिन ट्रांसफर हुआ नहीं कुछ। वरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। खूब कमाया इन लोगों ने भाई, कोविड कोविड में गवर्नमेंट ने भी, और बाकी मतलब ऐसी कौन सी फार्मा कंपनी है जिसने क्राइसिस के टाइम अपने रेट नहीं बढ़ाए? सबने बढ़ाया, चाहे पतंजलि हो, चाहे जितने भी आपकी कंपनीज हैं, आयुर्वेदिक हो, चाहे आपकी एलोपैथीज कंपनी हो, किसी एक कंपनी ने नहीं कहा कि भैया क्राइसिस है तो हम हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो हम रेट कम करेंगे। रेट किसी ने कम नहीं करा, रेट बढ़ाए, सबने बढ़ाया। मर्चांट 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2021 में भारत का विदेशी ऋण 614.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर अंत 2021 की तुलना में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है, बढ़ गया। जीडीपी और वाह ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2021 में घटकर 20% से हो गया है, जबकि सितंबर अंत 2021 में यह कितना था? 20.3% था। आंकड़ों के अनुसार भारत के वाह ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार 36.8% है। तत्पश्चात किसकी हिस्सेदारी है? भारतीय अनिवासियों की जमाएं 23.1% तथा फिर है अल्पाधिक व्यापारिक ऋण, जो कि छोटे टाइम के लिए लिया गया है, 18% है ये। विदेशी ऋण के आंकड़ों दिसंबर अंत 2021 के अनुसार भारत के वाह ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर 52% में लिए गए हैं। इसके पश्चात क्या है? भारतीय रुपया 32%, SDR 6.7%, येन 5.3% और यूरो 3.1%। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित करी? इसको सेल्स फोर्स ने इसको प्रकाशित किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये भारत है। नेक्स्ट है WMR मतलब वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? 11वां संस्करण था। WMR कौन जारी करता है? इसको द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, ये जारी करता है। यह रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है प्रत्येक 2 साल में, हर 2 साल में यह रिपोर्ट आती है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 28.1 करोड़ थी, जो वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत माना गया है? 3.6%। वर्ष 2020 में शीर्ष 5 रेमिटेंस रिसिपिएंट देश कौन है? सबसे ज्यादा पैसा भारत को मिला है रेमिटेंस, फिर मिला है चीन को, फिर मैक्सिको, फिर फिलीपींस और फिर है मिस्र। फिर अप्रैल 2022 में जारी फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार 2019 बिलियन 2000 नहीं 219 बिलियन डॉलर के साथ विश्व की सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो ये होंगे टेस्ला वाले, ठीक है, टेस्ला एवं स्पेसएक्स के एलन मस्क हैं। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार 90.7 बिलियन डॉलर के साथ सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, समग्र रूप से ये 10वें नंबर पर। जनवरी 2022 में जारी रिपोर्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 70% मजबूत वृद्धि के साथ कितने ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है? 1.65 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था कितना? 929 बिलियन डॉलर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता कौन है? चीन। जनवरी 2022 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? एप्पल है, ठीक है। इसकी मूल्य कितना है? 355.1 बिलियन डॉलर। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन है? वह है वीचैट। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500
2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड कौन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, वो है टिकटॉक। ठीक है, ये तो तब है जब इंडिया जैसी कंपनी, जहाँ पे मतलब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, इसको बैन कर रखा है, तब ये इतना ग्रोथ कर रही है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया एवं भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन है, टाटा। विश्व में 78 नंबर पर है और इसकी मूल्य कितना है, $23.9 बिलियन। दिसंबर 2021 में जारी फॉर्च्यून इंडिया 500 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था। दिसंबर 2021 में जारी फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है, मैकेंजी स्कॉट। नेक्स्ट है फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में दूसरी बार शामिल भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कितना है, 37वां। 2020 में ये 41वें नंबर पे थी। किस संस्था ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी, तो इसको फॉर्च्यून इंडिया ने जारी करा है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, निर्मला सीतारमण है। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर मतलब वीमन पावर ही होगा 2021 सूची में शामिल ओडिशा की आदिवासी महिला एवं आशा कार्य करती हैं मालतीदा कुल्लू। 2 नवंबर 2021 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कुल कितने संस्थान शामिल हैं, 18 देशों के 686 संस्थान शामिल हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सर्वाधिक संस्थान किस देश से हैं, वह है चीन के 126। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल संस्थानों के संदर्भ में भारत की रैंकिंग है दूसरी, कुल 116 विश्वविद्यालय है हमारे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का शीर्ष स्थान कौन है, तो ये आईआईटी बॉम्बे है, 42वें नंबर पर। 28 अक्टूबर 2021 को जारी द टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में शामिल कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 200। इसमें हमारे कितने इसमें शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का और सिंधुआ विश्वविद्यालय है चीन का। रैंकिंग में 4 भारत के कुल विश्वविद्यालय कितने हैं, भारत के 4 विश्वविद्यालय हैं, कौन है, आईआईसी बेंगलुरु, ये शीर्ष स्थान पर है। 6 अक्टूबर 2021 को जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 की सूची में $92.7 बिलियन की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय रहे हैं मुकेश अंबानी। 15 सितंबर 2021 को अंकटाल द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व उत्पादन वृद्धि दर -3.5% दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए विश्व उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत पूर्वानुमानित है, तो यह 5.3% और 3.6% अनुमानित है। 2021 के लिए 5.3 और 2022 के लिए 3.6। आगे बढ़ते हैं। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की उत्पादन वृद्धि -7% दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2021 एवं 2022 के लिए भारत की उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, 2021 के लिए 7.2 और 2022 के लिए 6.7। अगस्त 2021 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, यूएसए की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। अगस्त 2021 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 की इस सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, रिलायंस है। ठीक है, समग्र रूप से 155वें स्थान पर। 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में हो गया कितना, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन है, यूएसए, चीन और हांगकांग। विश्व निवेश 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में भारत का स्थान है 5वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह एफडीआई फ्लो वर्ष 2019 के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट के साथ वर्ष 2020 में यह कितना रहा, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह एफडीआई आउटफ्लो के संदर्भ में वर्ष 2020 में शीर्ष
देश चीन है, जबकि भारत का क्या स्थान है? 18वां। जून 2021 में वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट नाम से जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का 11वां संस्करण जारी किया गया एंड फाउंडेशन के द्वारा चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा, एंड नहीं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 आधारित है 3 प्रश्नों पर: अजनबी की मदद, चैरिटी के लिए दान और संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया। भारत की रैंकिंग है 14वीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य की। तब तक के लिए टेक केयर।